हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त टीसी यानी कि तापस चैटर्जी और यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स दा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारा PYQ सीरीज इस चैनल पे होगा क्लास 10th और क्लास 12th के लिए। तो क्लास 10th के लिए अभी हम लोगों ने PYQ सीरीज स्टार्ट नहीं किया है, नेक्स्ट वीक से उसको स्टार्ट करेंगे। क्लास 12th के लिए हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का, है ना। तो आज उसी मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म चैप्टर का आज PYQ सीरीज का सेकंड दिन है। तो चलिए मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर के क्वेश्चंस जो कि हमारे बोर्ड में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं और ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए कैरीज ए करंट आई assumed steady. The current is uniformly distributed across its cross section. The ratio of the magnitude of magnetic field at point distance a by 2 above the surface of the wire to that at a point distance a by 2 below its surface is ratio निकालना है। तो देखिए, जैसे सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, हमें एक वायर कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो आप एक वायर कंसिडर कर लीजिए। तो ये आपका एक वायर हो गया जो कि क्रॉस सेक्शन जिसका क्या बोला जा रहा है कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और वायर सिलिंड्रिकल फॉर्म में होगा, इस तरह का एक वायर है, ठीक है। अब इस वायर का जो रेडियस है वो ए है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का समझिए, इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो गया और इसका जो रेडियस है वो हो गया ए, ठीक है, रेडियस हो गया ए। अब बोल रहा है कि इसके सरफेस से a बाई टू, सरफेस से a बाई टू ऊपर ये डिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों a बाई टू। तो अगर ये डिस्टेंस a बाई टू होता है तो इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसके सेंटर से ये तो a है ना, इसका रेडियस तो a है। तो अगर इसके सरफेस से a बाई टू, इसके सरफेस से a बाई टू, इसका मतलब यहाँ पे जो हम लोग सर्कल लेंगे वो सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, उस सर्कल का रेडियस देखिए कितना हो जाएगा a बाई टू, और इसमें ऐड करेंगे ये वाला हो जाएगा a बाई टू। इसका मतलब आपका जो ये सर्कल होगा, सर्कुलर पोर्शन होगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा a प्लस a बाई टू, दैट इज 3a बाई टू। और एक पॉइंट बोल रहा है कि इसके सरफेस से a बाई टू नीचे भी है, एक पॉइंट a बाई टू नीचे भी है। इस पॉइंट को 1 नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं 2। तो अंदर a बाई टू, सरफेस से अंदर यहाँ आइए, यहाँ पर डिस्टेंस a बाई टू, तो ये रेडियस भी a बाई टू हो जाएगा, a में से a बाई टू घटा देंगे तो अंदर जो एक सर्कल बनेगा, ये जो सर्कल बनेगा इसका रेडियस हो जाएगा a बाई टू। इसका मतलब आपके पास, सॉरी इसको भी डॉटेड ले लेते हैं, आपके पास इसका मतलब क्या है, आपके पास दो सर्कुलर पोर्शन से, दो सर्कुलर लूप से, एक का रेडियस हो जाएगा a प्लस a बाई टू, दैट इज 3a बाई टू, और दूसरा का हो जाएगा a बाई टू। अब आप जानते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ के हिसाब से जो एक्सटीरियर पॉइंट है, अब ये बाहर वाला सर्कल है, इस वाले लूप से इस अंदर वाला जो बोल्ड हम बनाए हैं इसमें से कितना करंट जा रहा है दोस्तों, करंट जा रहा है आई। तो अगर इस वाले में से करंट पास हो रहा है आई, ये जो एक्चुअल हमारा वायर है इसमें करंट पास हो रहा है आई, तो इस वाले में अगर आई करंट पास हो रहा है तो इसका मतलब ये जो बाहर जो सर्कुलर पार्ट बनाए हैं इसमें से भी आई करंट पास होगा क्योंकि ये पूरा को घेर लेगा, करेक्ट। तो इसका मतलब आपका B1 जो आएगा वो कितना आएगा, B1 आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, और जो भी डिस्टेंस रहेगा, मान लीजिए x इसका डिस्टेंस है, ठीक है। तो x अगर इसका डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये आ गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x। अब यहां पे आप देखिए इसमें म्यू नॉट करंट कितना है, करंट है I डिवाइडेड बाई 2 पाई, और डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, डिस्टेंस हो जा रहा है a प्लस a बाई टू, दैट इज 3a बाई टू, है ना, 3a बाई टू। तो ये आपका आ गया पहला जो पॉइंट था बाहर, उस पर मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा पॉइंट कहां है, तो दूसरा पॉइंट अंदर है, B2 दूसरा पॉइंट अंदर है। तो अंदर वाला जो सर्कुलर पार्ट हम लोगों ने लिया है
क्या इस अंदर वाले पार्ट में से पूरा का पूरा करंट पास होगा? आई नहीं पास होगा ना, क्योंकि इस अंदर वाला पोर्शन में तो इतना पोर्शन छूट जाएगा, तो इसका मतलब इसमें से करंट पास जो होगा वो आई नहीं होगा, कोई और करंट होगा। तो मान लिए आई डैश डिवाइडेड बाई 2 पाई और उसका जो भी डिस्टेंस होगा उसको लेंगे एक्स, ठीक है। तो आई डैश कितना हो जाएगा? तो आई डैश कैसे निकालेंगे? तो आई डैश निकालेंगे कि देखिए करंट पर यूनिट एरिया कितना पास हो रहा था, करंट था आई और उसका सर्कुलर पार्ट का एरिया था पाई इंटू रेडियस को स्क्वायर, दैट इज पाई ए स्क्वायर। और अभी जो हम लोग सर्कुलर पार्ट ले रहे हैं उसका एरिया कितना है? उसका एरिया है पाई ए बाई 2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हो गया करंट पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, सो पाई एंड पाई गेट्स कैंसल, ए स्क्वायर गेट्स कैंसल, तो ये आ जाएगा आई बाई 4। कितना आ जाएगा? आई बाई 4। तो इसका मतलब हमारा B2 कितना आ जाएगा दोस्तों? हमारा B2 आ जाएगा म्यू नॉट आई डैश दैट इज आई बाई 4 होल डिवाइड बाई 2 पाई, और डिस्टेंस कितना था उस पॉइंट का? a बाई 2। बस B1 बाई B2 कीजिए, तो B1 बाई B2 जब हम लोग यहां करेंगे, रेशियो निकालना था ना, तो B1 बाई B2 करेंगे तो म्यू नॉट आई, ये 2 ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाई 2 पाई 3a इंटू, ये हो जाए यहां भी 2 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे रहेगा, तो डिवाइड करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 2 पाई a डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आई बाई 4, ठीक है। तो 2 पाई कैंसल, a कैंसल, म्यू नॉट आई गेट्स कैंसल, तो ऊपर कितना आ जा रहा है? ऊपर कितना आ जाएगा? 4 ये ऊपर ये चला जाएगा 4 ऊपर 16, कहीं गलती किए हैं, म्यू नॉट आई 4:3 आना चाहिए ना, ये 4 ऊपर जाएगा, ठीक, ये 2 म्यू नॉट आई बाई 4 2 पाई a बाई 2 म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू 3 का 2 ऊपर गया, इसको डिवाइड किए तो ये टर्म नीचे आ गया, म्यू नॉट आई बाई 4 और डिवाइड किए तो ये ऊपर था, ऊपर सॉरी ये 2 नीचे रहेगा ना, ये 2 नीचे रहेगा, सॉरी एक 2 यहाँ नीचे रहेगा, करेक्ट। तो ये 2 नीचे रहेगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4/3 और इट इज 4:3, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, इस कॉन्सेप्ट को समझना है, तो आपको एम्पियर्स सर्किटल लॉ इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एम्पियर सर्किटल लॉ का डेरिवेशन आप ठीक से देखिएगा, और इसी एनसीईआरटी बुक में आप देखिएगा कि इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें बोला गया है कि पॉइंट उस कंडक्टर सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, ये कंडक्टर है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को, बाहर एक पॉइंट है, उसके अंदर एक पॉइंट है, उसका डेरिवेशन भी है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर, तो 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर मान लीजिए, ठीक है, 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर हो गया, A एंड B सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो D है, ये डिस्टेंस हो गया D, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस D हो गया। कैरी इक्वल करंट I, दोनों करंट I जा रहा है, दोनों में करंट I जा रहा है। अब इन सेम डायरेक्शन सेम ले लिए, I इसमें भी जा रहा है, I इसमें भी जा रहा है, ठीक है। एज शोन इन द फिगर, अब फिगर में कैसा दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे डॉट करके दिखाया गया, डॉट करके मतलब करंट जो है वो बोर्ड से बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब इस तरह का एक 2 पॉइंट्स है और करंट ऐसे बाहर जा रहा है, ये आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इन दोनों में करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि डॉट दिखा दिया गया तो हमको ऐसे ही समझना है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 पैरेलल वायर है, दोनों में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, डिस्टेंस D है। सो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P सिचुएटेड बिटवीन देम एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम वन वायर, मतलब यहां पे, मतलब मान लीजिए यहां पर वो पॉइंट है P जो कि यहां से x डिस्टेंस पे है, यहां पे हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए पहले इस वायर का नाम दे देते हैं 1, इस वायर का नाम दे देते हैं 2, ठीक है। तो B1 पहला वायर के लिए निकालते हैं, तो B1 कितना होगा, स्ट्रेट वायर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I बाई
2 पाई इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहां पर x है तो 2 पाई x हो गया पहला वायर के लिए। अब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, करंट ऊपर जा रहा है, चारों फिंगर को ऊपर कर लीजिए, तो थंब जो है वो बोर्ड के अंदर जा रहा है, मतलब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन क्रॉस मतलब इनवर्ड होगा। ठीक है, अब दूसरा वायर के लिए आते हैं, B2, B2, तो B2 कितना होगा दोस्तों, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसका डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा d माइनस एक्स, ये डिस्टेंस हो जाएगा d माइनस एक्स, तो यहां हो गया d माइनस एक्स। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो करंट ऊपर जा रहा है, चारों फिंगर ऊपर कर दिए, थंब बोर्ड से बाहर आ रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन हो जाएगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट आ रहा है, तो यहां पर दोनों वेक्टर को हम लोग क्या करना है, यहां पे दोनों वेक्टर को अगर ऐड भी करेंगे तो इनवर्ड का डायरेक्शन नेगेटिव होगा और आउटवर्ड पॉजिटिव होगा, या आप सिंपली इसका मैग्नीट्यूड को माइनस भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट आ रहा है। तो बी नेट बी जो बचेगा वो नेट बी कितना आ जाएगा, तो नेट बी हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस करेंगे, 2 पाई आप कॉमन ले लीजिए, तो बच जाएगा आपके पास 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई डी माइनस एक्स। नाउ इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी माइनस एक्स बाई एक्स डी माइनस एक्स। तो द फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स डी माइनस एक्स, और यहां पे आ जाएगा डी माइनस 2x। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, ये फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि ग्राफ ड्रॉ करना है, शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस x फ्रॉम x 0 से d तक। तो चलिए ठीक है, तो हम लोग इधर ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को प्लॉट करते हैं और x एक्सिस में हम लोग x को प्लॉट करते हैं। ठीक है, यहां पर x का वैल्यू हो जाएगा 0 दोस्तों। ठीक है, यहां पर x का वैल्यू ले लेंगे हम लोग d बाई 2 और यहां पर x का वैल्यू ले लेंगे हम लोग d। ठीक है, जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तब क्या होगा, तो जब हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में तो नीचे 0 आ जाएगा, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा, लाइट अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और जैसे अब फिर देखिए जब x का वैल्यू d बाई 2 लेंगे, जब x का वैल्यू d बाई 2 बैठाएंगे तो देखो यहां पर x का वैल्यू, यहां पर देखिए x का वैल्यू d बाई 2 लेने से d 2 कैंसल, d माइनस 0 हो जाएगा, मतलब d बाई 2 पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 आएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अब फिर जब x का वैल्यू d लेंगे, x का वैल्यू देखिए यहां पर d लेंगे x का वैल्यू, तो नीचे फिर 0 आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। तो x का वैल्यू d का ये लाइन है ना, तो x का वैल्यू d लेने पर फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप सिंपल सोचिए, x का वैल्यू 0 लीजिए तो अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड मतलब एक एसिम्प्टोट बनेगा, मतलब इसको टच नहीं कर पाएगा कहीं भी क्योंकि अनडिफाइंड है ना, ये तो इन्फिनिटी चला गया मान लीजिए। उसी तरह से x का वैल्यू d लेंगे तब भी वो अनडिफाइंड, मतलब x का वैल्यू d पर भी अनडिफाइंड हो रहा है, वो ग्राफ को टच ही नहीं कर पाएगा। और x का वैल्यू जब d बाई 2 हो रहा है 0, तो इस तरह का एक ग्राफ बनेगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस G है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा जब करंट उसमें से IG पास होगा। सो हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर टू मेजर करंट अप टू I0। तो देखिए, अगर आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है दोस्तों, तो इस गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए एक छोटा वैल्यू का रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, RSH, दैट इज शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जब हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा देंगे, देन वी विल गेट ये जो पूरा सेटअप है, इस पूरे सेटअप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे सेटअप को हम लोग बोलते हैं एमीटर। इस पूरे सेटअप को क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे सेटअप को एमीटर बोलते हैं। चलो ये तो हो गया कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब बोल रहा है व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस एमीटर। इस एमीटर का
इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। तो एमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। उससे पहले हमको आरएसएस जानना पड़ेगा, ठीक है, आरएसएस जानना पड़ेगा। तो देखो कैसे हम लोग करेंगे इसको। तो यहां पर बोल रहा है कि करंट जो इसमें से पास होगा इस गैल्वेनोमीटर से, वो करंट है आईजी। करंट कितना है, आईजी, क्योंकि बोल रहा है कि आईजी करंट जब पास होगा तो गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। मतलब आईजी से अगर थोड़ा सा भी ज्यादा करंट हो जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, वो गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन, उसका कांटा टूट जाएगा ना, क्योंकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। कब दिखा रहा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है जब आईजी करंट पास हो रहा है, ठीक है। अब करंट हमको मेजर कितना करना है, आई नॉट। तो मान लेते हैं यहां से करंट जा रहा है हमारा आई नॉट। अब इधर आई नॉट करंट आया, इधर आईजी जा रहा है, तो इधर कितना करंट जाएगा दोस्तों, आई नॉट माइनस आईजी जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल में है, दोनों का वोल्ट सेम होगा, तो इसका रेजिस्टेंस जी है ना, रेजिस्टेंस जी है, तो ये हो जाएगा आई जी इंटू जी इक्वल टू, इसका हो जाएगा आई नॉट माइनस आई जी इंटू आर एस एच। तो इसमें से आप आर एस एच निकाल लीजिएगा, तो आर एस एच क्या आ जाएगा, आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई नॉट माइनस आई जी। सो ये हो गया आपका आर एस एच, ठीक है। सो इतना ओम का रेजिस्टेंस को अगर हम इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगाएंगे तब वो कन्वर्ट हो जाएगा एक एमीटर में, जो कि आई नॉट करंट मेजर कर पाएगा। सेकंड बोल रहा है उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, दोनों पैरेलल में है, तो दोनों अगर पैरेलल में है दोस्तों, तो दोनों अगर पैरेलल में है तो हमारा कितना आ जाएगा, दोनों पैरेलल में है तो आर इफेक्टिव, आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा, पैरेलल का क्या होता है, तो पैरेलल का होता है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं जी इंटू आर एस एच डिवाइडेड बाई जी प्लस आर एस एच। दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में रहता है तो आर वन इंटू आर टू बाई आर वन प्लस आर टू कर सकते हैं। तो जी का वैल्यू यहां पुट कर देना है, जी का तो सॉरी क्वेश्चन में दिया है, आर एस एच का वैल्यू पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा आई जी इंटू जी बाई आई नॉट माइनस आई जी, सॉरी आई नॉट माइनस आई जी डिवाइडेड बाई जी प्लस आई जी इंटू जी बाई आई नॉट माइनस आई जी, है ना। अब आप चाहे तो ऊपर में से क्या कर सकते हैं, ऊपर में से जी स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा जी स्क्वायर आई जी, और नीचे क्या बचेगा, जी आई नॉट माइनस आई जी, है ना, प्लस आई जी इंटू जी, इसका डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का टर्म कैंसिल, जी कॉमन ले कट जाएगा, ऊपर में बच जाएगा जी आई जी बाई आई नॉट माइनस आई जी प्लस आई जी, तो आई जी कैंसिल, इट इज जी आई जी बाई आई नॉट, ये हो जाएगा इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। बात समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। गैल्वेनोमीटर से एमीटर या गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप उसको जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा, और क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड व्हाई इज द मैग्नेटिक फील्ड मिड रेडियल। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेशन का क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर लूप लेना है, ठीक है, और उस रेक्टेंगुलर लूप को रखना है आपको मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इसका जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा L, और इसका जो ब्रेथ हो जाएगा दोस्तों वो ब्रेथ हो जाएगा B, ठीक है, ब्रेथ हो जाएगा B। अब इसका जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है वो एंगल बनाएगा थीटा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये, और करंट मान लेते हैं इसमें ऐसे जा रहा है, करंट कैरिंग कॉइल होना चाहिए, है ना, तो करंट कैरिंग कॉइल होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे इस वाले पार्ट में अगर देखेंगे तो करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर, तो फोर्स अंदर लगेगा और इसमें फोर्स बाहर लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब एक फोर्स बाहर लग रहा है ऐसे,
और एक फोर्स अंदर लग रहा है ऐसे, करेक्ट, ऐसा हो रहा है। तो और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका हो गया बी, ये डिस्टेंस हो गया आपका बी, और ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड होता है बी करंट इंटू एल, मैग्नेटिक फील्ड इंटू करंट इंटू एल। तो बी आई एल, दो सिमिलर फोर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो उससे टॉर्क फॉर्म होता है ना। तो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें सॉल्व करना है इस तरह से, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, ये एंगल जो होगा इसको इस तरह समझिए तो और बेटर समझ में आएगा दोस्तों। इसको इस तरह समझते हैं, इसको रब करते हैं, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं। तो आपके पास ऐसे ये हो गया आपका बी, राइट, एक फोर्स लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है आपका इधर, करेक्ट है ना। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल सॉरी ये वाला ये जो है हमारा बी हो गया, ठीक है, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा फोर्स हो गया बी आई एल, और ये हो गया आपका बी आई एल, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग टॉर्क जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, टॉर्क जब निकालते हैं तो हमारे पास होना चाहिए आइदर फोर्स और उन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये एक फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हो गया और ये दूसरे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है। तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये वाला इनका बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। ये एंगल उसका थीटा हो जाएगा, ये हमारा बेस बी है तो ये हो जाएगा हमारा बी साइन थीटा। ये डेरिवेशन है, एकदम एग्जैक्ट डेरिवेशन आपका बुक में दिया हुआ है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आइदर फोर्स, तो बी आई एल, और उनके बीच का जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा, है ना। बी साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो टॉर्क इज इक्वल टू बी आई एल बी साइन थीटा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया हो जाएगा, तो बी आई ए साइन थीटा हो जाएगा। ये हो गया फॉर सिंगल टर्न, अगर इसमें एक ही टर्निंग रहे, ठीक है, ये हो गया फॉर सिंगल टर्न। और अगर हम लोग इसको फॉर एन टर्न निकालते हैं तो फॉर एन टर्न्स क्या हो जाएगा, फॉर एन टर्न्स, तो फॉर एन टर्न्स हो जाएगा, इसमें एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टॉर्क हमारा आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू एन बी आई ए साइन थीटा, ये हो जाएगा टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां बोला जा रहा है कि इन केस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये पूछा जा रहा है, ठीक है, कि गैल्वेनोमीटर के केस में, गैल्वेनोमीटर के केस में ये जो चीज है, ये गैल्वेनोमीटर के केस में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज किया था, मतलब यहां जो मैग्नेट्स हम लोग लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो रेडियल शेप का रहता है। क्योंकि देखिए रेडियल शेप का लगाने से क्या होता है कि एक्चुअली में जब गैल्वेनोमीटर में जब एक्चुअली क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में जब डिफ्लेक्शन होता है दो टॉर्क लगता है, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है जो कि आपका हो गया बी आई एन ए साइन थीटा, ठीक है, और दूसरा लगता है ये इसको डिफ्लेक्ट करा रहा, और एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है जो कि होता है के इंटू अल्फा, अल्फा मतलब हो गया एंगल, कितना एंगल से वो घूमा, ठीक है। अब यहां पर करंट जो है, करंट जो है वो क्या आ जाएगा, के अल्फा बाई बी एन ए साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे जो स्केल होगा वो कभी भी लीनियर स्केल नहीं बन पाएगा, बिकॉज थीटा तो हर बार वेरी करते रहेगा। तो इस थीटा को 90 डिग्री बनाने के लिए, इस थीटा को 90 डिग्री बनाने के लिए हम लोग जो है वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेने से क्या होगा कि जो एंगल बनेगा, किसके बीच में एंगल बनेगा, एरिया वेक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा, और जिसके कारण ये जो स्केल बनेगा वो एक लीनियर स्केल बनेगा, इसीलिए हम लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, सेम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और पास थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग नॉर्मल परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। तो हम जानते हैं कि रेडियाई, तो रेडियस होता है r इज इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू, है ना। ये जब हम लोग डेरिवेशन किए थे r इज इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू होता है, कैसे होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है बी क्यू वी, क्योंकि परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है तो थीटा या 90 डिग्री हो गया, और ये सेंटीमीटर फोर्स की इक्वल होता है एम वी स्क्वायर बाई आर की इक्वल कर देंगे, सो v और v गेट्स कैंसिल, सो विल गेट r इज इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू, ठीक है। ये हो गया आपका r का फॉर्मूला। नाउ यहाँ रेशियो निकालना है r का, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होता है, ठीक है, क्लास 11th में आप लोग पढ़े हैं।
तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m आ गया। तो यहां पे हम लिख सकते हैं रूट अंडर ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम p। क्लियर। और लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो यहां पर ये जो mv वाला टर्म आया है इसको हम लीनियर मोमेंटम मान सकते हैं। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p बाई बी क्यू लिख सकते हैं। और p जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं रूट अंडर ऑफ 2m k डिवाइडेड बाई सॉरी p के डिवाइडेड बाई बी क्यू, करेक्ट, 2m k डिवाइडेड बाई बी क्यू। ठीक है, मतलब r के इज इक्वल mv होता है, mv को हम लोग मोमेंटम लिख सकते हैं और मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में रूट अंडर 2m के लिख सकते हैं। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी तो सेम है यहां पे बोल रहा है, तो रेडियस जो है, रेडियस वो किस पे डिपेंड कर, ये काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो मास रूट अंडर मास बाय क्यू। तो रेडियस ऑफ अल्फा बाय रेडियस ऑफ प्रोटॉन अगर करें तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, पहले ले लीजिए मास के साथ रूट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर हो जाएगा m ऑफ अल्फा बाय m ऑफ प्रोटॉन, और रेडियस के और चार्ज के साथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर हो जाएगा q ऑफ प्रोटॉन बाय q ऑफ अल्फा। तो मास अल्फा क्या होता है, प्रोटॉन का 4 गुना होता है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज कितना होता है, अल्फा का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन का दुगना होता है, ट्वाइस चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो 4 का रूट 2 आ जाएगा, नीचे 2 है, सो द रेशियो विल बी 1:1। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यहां पे एक स्क्वायर लूप दिया गया है, एक स्क्वायर लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I2 इस डायरेक्शन में, और एक स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है I1 और x डिस्टेंस रखा हुआ है। तो इस लूप पे कितना फोर्स लग रहा है ये निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स। तो देखिए ये जो करंट जा रहा है I1 इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, B1 मान लेते हैं, कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू जो भी डिस्टेंस होगा। ठीक है, डिस्टेंस ये होता है फॉर्मूला किसी स्ट्रेट वायर के लिए। और आप ये भी जानते हैं कि अगर 2 स्ट्रेट वायर होता है, दो, एक में I1 करंट जा रहा है एक में I2 करंट जा रहा है, तो उस पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उस फोर्स को लिख सकते हैं म्यू नॉट, फोर्स पर यूनिट लेंथ भी अगर लें, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी होता है। ठीक है, ये हो जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्चुअली में, तो ठीक है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो ये हो जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब यहां पे जब हम लोग फोर्स निकालेंगे तो पहले ये पार्ट में कितना फोर्स लगेगा, तो F1, तो F1 कितना हो जाएगा, F1 हो जाएगा, अब इसका लेंथ कितना है a है, तो अब लेंथ से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों मल्टीप्लाई करना होगा, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ निकलता है, तो फोर्स निकालने के लिए लेंथ से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको हम वायर मान लिए, तो इसका इस पे कितना फोर्स लगेगा, म्यू नॉट I1 I2 a बाई 2 पाई, और डिस्टेंस है x, तो डिस्टेंस x हो जाएगा, ये डिस्टेंस x है। अब देखिए इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में, इस दोनों वायर, इसको अगर वायर मानेंगे तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज ये दोनों जो है ये इसमें से आप डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे, बिकॉज करंट जो है वो करंट, अब यहां से क्या डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे कि ये डिस्टेंस लेंगे, वायर ऐसे पैरेलल वायर नहीं रहेगा उसमें फोर्स लगता है, अगर एक वायर ऐसे है एक वायर ऐसे है दूसरे के परपेंडिकुलर है तो फोर्स नहीं लगेगा उसमें। ठीक है, चलिए अब F2 निकालते हैं, तो F2 किस पे निकलेगा, इस वाले वायर पे निकलेगा, तो F2 म्यू नॉट I1 I2 a डिवाइडेड बाई 2 पाई, अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस यहां हो जाएगा x और ये a, तो डिस्टेंस विल बी x प्लस a। ठीक है, अब यहां देखिए इसमें करंट नीचे जा रहा है इसमें करंट ऊपर जा रहा है, हमेशा याद रखना है दोस्तों, अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो जो फोर्स है वो कैसा फोर्स लगेगा, जैसे एक में करंट ऊपर जा रहा है और एक में करंट नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी अंदर, है ना, दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा जाएगा, इसके कारण अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो अंदर, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, या ऐसे सोचिए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है, अंदर, और करंट जा रहा है नीचे, तो करंट जा रहा है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, सॉरी
इस पर फोर्स निकाल रहे हैं, करंट जा रहा है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। सिमिलरली इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो अंदर की तरफ होगा, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा अंदर की तरफ होगा। करंट किधर जा रहा है, ऊपर, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स इधर लगेगा। तो अगर ऑपोजिट में जाएगा तो हमेशा रिपल्सन होगा, याद रखिएगा, ऑपोजिट में जाएगा तो हमेशा रिपल्सन होगा, और सेम डायरेक्शन में जाएगा तो अट्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये इन दोनों, ये इसमें जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स होगा, वो हो जाए इसमें, यार इसमें रिपल्सन होगा मतलब फोर्स इधर लगेगा, है ना, और इसमें जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स होगा, वो फोर्स अट्रैक्शन होगा, तो मतलब इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो यहां पर जो नेट फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन करना होगा, तो म्यू नॉट I1 I2 A बाय 2 पाई कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 1 बाय एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस ए, इसको सॉल्व कर देना है, एक्स प्लस ए माइनस एक्स, तो एक्स प्लस ए माइनस एक्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स एक्स प्लस ए, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, मतलब ये हो जाएगा इसका एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है कि आपके पास दो इंसुलेटेड कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स है, मतलब एक कॉइल ऐसे है, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर दोनों का सेम है, एक कॉइल ऐसे है क्योंकि राइट एंगल टू ईच अदर बोल रहा है, एक में करंट जा रहा है I और दूसरा में करंट जा रहा है मान लेते हैं √3I, तो इसके दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी आपस में परपेंडिकुलर रहेगा। तो किसी भी सर्कुलर वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट बाई 4 पाई इंटू रेडियस इंटू 2 पाई या फाई, जो भी एंगल बनता है, अगर कोई सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर कंपोनेंट है तो उसके लिए, जैसे अगर ये एक सर्कुलर पार्ट है, ये एंगल बना रहा है यहाँ पर फाई, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा सर्कल है तो यहां हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 4 पाई R और 2 पाई के फाई की जगह पर क्या लिखेंगे 2 पाई, कंप्लीट सर्कल है तो पाई पाई कैंसिल, 2 कैंसिल, सो फॉर्मूला क्या हो जाता है पूरा सर्कल के लिए सेंटर पे म्यू नॉट I बाई 2R। ठीक है, तो पहला का रेडियस कितना है, दोनों का रेडियस कुछ बोला है, 2 इंसुलेटेड कॉन्सेंट्रिक ईच ऑफ रेडियस R। ठीक है, तो पहला में करंट जा रहा है I, तो पहला का हो जाएगा B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 2R, और दूसरा कितना होगा, दूसरा का हो जाएगा म्यू नॉट, करंट है √3, तो √3I डिवाइड बाई 2R। अब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होगा बिकॉज करंट कॉइल कंडक्टर का एक्सिस भी आपस में परपेंडिकुलर है, सो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर ऑफ B1 का स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर को हम लोग इसी तरह से रिजल्टेंट निकालते हैं, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होता है तो B2 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 का 3 आ जाएगा, तो म्यू नॉट सॉरी I बाई 2R बाहर, और 3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 4 मतलब 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, है ना, तो स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा यहाँ पे, राइट, या 4 आ जाएगा, रूट तो नहीं, हाँ 4 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, 4 आ गया, तो आपका इसका स्क्वायर करेंगे B1 स्क्वायर, तो म्यू नॉट 1 का स्क्वायर बाई 2R स्क्वायर, और म्यू इसका स्क्वायर करेंगे तो म्यू स्क्वायर 3I स्क्वायर बाई 2R, इसका रूट लेंगे तो 1 बचेगा यहाँ पे, और 4 का 2 बाहर आएगा, सो 2 गेट्स कैंसल, सॉरी 2 बचेगा यहाँ पे, 2 गेट्स कैंसल, सो इट इज म्यू नॉट I बाई R, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, बिकॉज B1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसको अगर आप सिंपल मान लीजिए, इसको अगर आप x मान रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा √3x होगा ना, तो x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 4, तो √2x बाहर आएगा, x का मतलब ये है, तो 2 कैंसिल, तो आंसर विल बी म्यू नॉट I बाई 2, म्यू नॉट I बाई R। ठीक है, इसमें आते हैं गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 100 ओम, ये तो बनाए इस तरह क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम। ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा जब करंट जाएगा 1 मिली एम्पियर। ठीक है, इट इज फाउंडेड कन्वर्टेड एमीटर बनाना है तो एक शंट रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ देना है। ठीक है, एमीटर बनाना है, रेंज 0 to 1 मतलब मैक्सिमम करंट 1 एम्पियर नाप सकता है, तो यहाँ से 1 एम्पियर करंट जाएगा। ठीक है,
तो यहां से 1 एम्पियर अगर करंट जा रहा है, इधर से 1 मिली एम्पियर, इधर से कितना जाएगा 1 माइनस 1 मिली एम्पियर, मतलब 10 टू द पावर -3 होता है, इतना करंट जाएगा। तो 1 में से 0.001 अगर लेंगे तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम 1 ही मान सकते हैं, बट चलिए ठीक है। तो यहां कितना हो जाएगा 1 मिली एम्पियर, मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर करंट जा रहा है इस गैल्वेनोमीटर से, जिसका रेजिस्टेंस है 100, तो इंटू 100 इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा RSH इंटू करंट, दैट इज 1 माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो RSH आ जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 10 टू द पावर -1 और इक्वल टू RSH, ये अप्रोक्सीमेटली इसको 1 ही मान लेते हैं, तो RSH हमारा कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 0.1 ओम। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये थे कुछ PYQs अबाउट मूविंग चार्जर एंड मैग्नेटिज्म के। इन क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, और आई एम श्योर कि अगर आप हमारे इस PYQ सीरीज को फॉलो करते हैं अभी तक भी, अगर आपने कुछ नहीं किया है, तब भी आप एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर एक सम्मानजनक आप स्कोर कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा ख्याली पलाव नहीं पका रहा हूं कि बहुत सारा कुछ हो जाएगा, बट इतना जरूर होगा कि आप एक सम्मानजनक स्कोर लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।